कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। आगे चलें। प्रोपोर्शन डेफिनेशन लिखा है, प्रोपोर्शन डेफिनेशन लिखा है। An equality of two ratios, an equality of two ratios is called proportion. An equality of two ratios बहुत तेज नहीं बोला जा, रुक जाओ। An equality of two ratios is called proportion and is denoted by the sign ये साइन बना लो, and is denoted by the sign proportion, और उसके आगे ब्रैकेट में साइन बना लो, and is denoted by the sign proportion, और उसके आगे ब्रैकेट में या, इस साइन को प्रोपोर्शन ही कहा जाता है, ठीक। अब कुछ लिखना नहीं, डेफिनेशन को सुनते रहो। डेफिनेशन में क्या लिखा है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मीनिंग है अगर कहीं भी रेशियो के दो पार्ट्स दे दिया जाए, दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर दो, प्रोपोर्शन बन जाएगा। जो दो पार्ट्स आपको दिया जाए उन दोनों पार्ट्स को क्या करो, इक्वेट कर दो, इसी को प्रोपोर्शन कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेशियो आपको दे दिया जाए A:B, लिखना नहीं, एक रेशियो A:B है, दूसरा रेशियो C:D है। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो ये तुरंत प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दो रेशियो के पार्ट्स अगर इन्हें इक्वेट कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में। A:B प्रोपोर्शन C:D, यह हो जाएगा A:B प्रोपोर्शन C:D। कहीं भी रेशियो के दो पार्ट्स आपको इक्वेट करने हैं, प्रोपोर्शन बनता चला जाएगा। यही है प्रोपोर्शन। बेसिक डेफिनेशन यही है, लिखो नहीं। अच्छा, लेकिन हम ये जानते हैं अगर प्रोपोर्शन की इस फार्मूले को डिफाइन किया जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? A/B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? C/D। ध्यान देना, प्रोपोर्शन का बेसिक फार्मूला यह है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये बना। दोनों में डिफरेंस क्लियर करो। यह प्रोपोर्शन के लिए बेसिक फार्मूला है और यह प्रोपोर्शन के लिए डेफिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक। तो जो फार्मूला बना है उसमें कौन क्या है वो जरा देख लेते हैं। इस फार्मूले में A को कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, B सेकेंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन और D फोर्थ प्रोपोर्शन। ABCD को फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन कह देते हैं। लिख लें इसे। लिख लिया? इसे लिख लें। लिख लिया यहाँ तक? आगे देखें। प्रोपोर्शन से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तीनों तरह के क्वेश्चंस देख लें, उससे अधिक क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो वन बाय वन इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें ध्यान से। फाइंड, लिखना नहीं,
फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन बिटवीन 4, 8 and 12. 4, 8 and 16. क्या मैंने पूछा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन. फर्स्ट प्रोपोर्शन मीनिंग मैं क्या पूछ रहा हूं? ए पूछा जा रहा है, तो ए को एज इट इज रख दो. फॉर्मूला यही है, ए बाई बी सी डी. ये देख दो, ए बाई 4 इक्वल टू 8 बाई 16. तो ए इक्वल टू कितना हुआ? 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16. कितना आता है ये? 2. आंसर है. मान लो ऐसा ही कोई एक एग्जांपल क्या दिया जाए, फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शन. सेकेंड प्रोपोर्शन बिटवीन 4, 8 and 12. 4, 8 and 16. अब सेकेंड प्रोपोर्शन की मीनिंग मैं क्या पूछ रहा हूं? बी. तो बी को मिसिंग करो और ये तीनों वैल्यूज लिख दो. देखो तो अब क्या लिखोगे? 4 बाई बी इक्वल टू 8 बाई 16. कितना आ जाएगा? बी इक्वल टू 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8. कितना आया? 8. मान लो इस एग्जांपल में ही मैंने फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 4, 8 and 16. अब मैंने क्या पूछा है? थर्ड प्रोपोर्शन. मीनिंग क्या पूछा जा रहा है? सी. तो सी को मिसिंग कर लो और सभी वैल्यूज लिख दो. तो क्या लिखोगे? 4 बाई 8 इक्वल टू सी बाई 16. तो सी इक्वल टू क्या हुआ? 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8. ये कितना आता है? 8. और अगर मैंने ये पूछ लिया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन बिटवीन 4, 8 and 16. अब कौन सा मैं पूछ रहा हूं? फोर्थ. मीनिंग डी मिसिंग कर दो और सभी एज इट इज रख दो. 4 बाई 8 इक्वल टू 8 बाई 4 बाई 8 इक्वल टू 16 बाई डी. तो डी इक्वल टू कितना होगा? 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4, 32. तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यही है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, हम फार्मूला यूज करें, आंसर फाइंड करना है. लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की कैलकुलेशन में देखें, तो जनरली अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही हो तो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा सेम होता है. देखें, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही हो तो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है. जैसे यहां है डी डी दोनों. समझ में आ गई बात? क्लियर है स्टेटमेंट? तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यह है, इसे लिख लें, फिर आगे की बात करते हैं. लिख लिया सभी ने? लिख लो. इससे माइक से आवाज आ रही है? माइक से आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? पीछे पीछे इस माइक से आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अब नहीं आ रही है? अब बात हो रही है माइक से? ठीक है. लिख लिया सभी ने? टेस्ट कब है तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का? हाँ, इसी वीक बताया है ना? कब है? आज ही है? कल है? कल नहीं है?
थर्सडे बोला है, थर्सडे बोला है। सैटरडे छुट्टी करनी है क्या? लिख लिया सभी ने? चले आगे एक स्टेटमेंट सुने। सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैंने कहा यह फार्मूला है, इस फार्मूले को देखो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यह दिया गया हमें। अगर हम इसमें देखें a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है? a, लास्ट टर्म क्या है? d। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या बनेगा? ad इक्वल टू बी सी। ad क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज है। ad क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज। इसकी मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू BC। क्या है बीच में? BC। हम जरा कुलदीप को बोला ना, BC बीच में क्या है? मीन्स। ध्यान रखना, अगर कहीं भी कोई भी टर्म्स 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ये 4 टर्म्स हैं तो एक्सक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, ये बीच के सारे अर्थमेटिक मीन्स कहे जाते हैं। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट। अगर ये चारों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट और लास्ट को निकालने के बाद ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स कहे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है 4 टर्म्स हो। 5 टर्म्स के केस में एक्सक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, बीच के जितने टर्म्स बनते हैं वह सारे उस सीक्वेंस के मीन्स कहे जाते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन्स होगा तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स कहे जाएंगे, अर्थमेटिक मीन होगा तो अर्थमेटिक मीन्स कहे जाएंगे। कुलदीप जी यहां से वॉल्यूम बढ़ाओ, तो ये फुल करने पर शोर कर रहा है बहुत हल्का सा। बढ़ा दिया है? हाँ ठीक है, ठीक है, चल वहीं रहना, बोलते रहे, बात नहीं। तो मैंने क्या कहा, अगर ये चारों टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अगर फर्स्ट और लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बीच के दोनों अर्थमेटिक मीन्स कर दिए जाएंगे। जीपी में होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हार्मोनिक मीन्स। इसकी मीनिंग, अगर ये चारों टर्म्स नॉर्मल सीक्वेंशियल ऑर्डर में है तो क्या कहे जाएंगे? भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते तो अर्थमेटिक मीन्स, जीपी में होते तो ज्योमेट्रिक मीन्स, नॉर्मल सीक्वेंशियल ऑर्डर में है तो केवल मीन्स कह दिए जाएंगे। तो ये दोनों क्या कह दिए गए? मीन्स। तो हम इन्हें कह सकते हैं मीन्स। BC एक साथ मीन्स कह जाते हैं और ये दोनों अलग अलग मीन प्रोपोर्शनल कह जाते हैं। ध्यान रखना, BC इज कॉल्ड मीन्स और B और C को दोनों अलग अलग क्या कह जाएंगे? B एंड C आर कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। जिसे शॉर्ट में MP कह देते हैं। कॉन्सेप्ट सीखे ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल्स टू मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नहीं, मीन्स की मीनिंग ये अंडरस्टूड है, दो का मल्टीप्लिकेशन। दोनों को एक साथ मीन्स कहा जाता है, दोनों को अलग अलग मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज कर लिया जाता है अंडर रूट मीन्स। मीन प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू रूट मीन्स, यह फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से देखें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखें, मान लो मैंने कहा फाइंड मीन्स एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16।
अब बिटवीन मैंने कहा 4 एंड 16, तो 4 और 16 क्या है दोनों? एक्सट्रीम है। इसकी मीनिंग यही तो है ना, 4 और 16 क्या है दोनों? एक्सट्रीम है। तो मीन्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अभी ऊपर फार्मूला बताया गया, मीन्स इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और 4 और 16 क्या है दोनों? एक्सट्रीम ही तो हैं। तो इसकी मीनिंग मीन्स कैलकुलेट करने के लिए 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 64 आ जाएगा। और मीन प्रोपोर्शनल कैसे आएगा? अंडर रूट मीन्स कर दो, तो कितना होगा यार? √64 8 आ गया। समझ में आया? कहीं भी एक्सट्रीम को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो मीन्स आ जाता है, और मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मीन्स का अंडर रूट कर दोगे। एक और एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया फाइंड मीन्स एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5x² एंड 125y²। बता सकते हो क्या होगा? 5x² एंड 125y²। तो मीन्स क्या होगा? क्या होगा मीन्स? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? एक्सट्रीम है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। कितने वैल्यू आ गए? 625x²y²। ये मीन्स की वैल्यू हो गई। मीन प्रोपोर्शनल कितना हुआ? अंडर रूट x²y²। वैल्यू क्या लिखोगे? 25xy मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर है स्टेटमेंट? तो मीन्स और मीन प्रोपोर्शनल इस तरह से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं अगर एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन हो तो। नोट डाउन करें, आगे इसके बाद देखेंगे। यार ब्रेक में अभी 17 मिनट की क्लास स्टार्ट हुई, ब्रेक नहीं मिला था क्या? आधे घंटे का ब्रेक मिला। क्या कहा है? 11:05 पर मैं आया हूं, देखा सब बाहर घूम रहे थे। 11:23 पर मैंने क्लास शुरू की, तो हो तो गया 25 मिनट का ब्रेक। नहीं सर, आप लेट क्लास स्टार्ट करते हो, इसका मतलब अब आप गलत सर कैसे बोलो सर की मैथ खराब है? सही है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। लिख लिया सभी ने? आगे चलें। चल, एक सिंपल सा स्टेटमेंट सुनो, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर देखते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में 4 अननोन वैल्यूज है। एक कोई फार्मूला है मैथमेटिक्स का या किसी एक सब्जेक्ट का कोई फार्मूला है, उसमें 4 अननोन वैल्यूज है और उसमें कोई भी 3 दे दिया जाए तो फोर्थ कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? सोच कर देखो, कोई भी 3 दे दिया जाए तो फोर्थ कैलकुलेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में x/y = 2z या zw। मान लो ये फार्मूला है किसी का, किसी एक क्वेश्चन का। अब उसमें कोई भी 3 हमें दे दिया जाए, हम फोर्थ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x y z दे दिया जाए तो w,
एक्स जेड डब्ल्यू दे दिया जाए तो वाई, वाई जेड डब्ल्यू दे दिया जाए तो एक्स, कोई भी 3 दे दिया जाए। लेकिन जरा ये सोचो कि अगर कोई भी 2 दे दिया जाए और पूछा जाए तीसरे की वैल्यू निकालो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, कभी नहीं, किसी भी केस में नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि अगर 4 अननोन वैल्यूज है तो हमें 3 दिए होने चाहिए, तभी हम फोर्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रोपोर्शन में कर सकते हैं और कहीं दूसरे टॉपिक में नहीं कर सकते। और प्रोपोर्शन में भी केवल थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही फर्स्ट, ना ही सेकेंड, ना ही फोर्थ। ये एक ट्रिक है, उसके बेस पर केवल थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है, किसी 2 के बेस पर। अदरवाइज इम्पॉसिबल है। अगर 4 अननोन वैल्यूज है किसी फार्मूले में तो 2 के बेस पर तीसरे की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे फार्मूला बनता है इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन a and b, देन फार्मूला यूज किया जाता है a बाई बी इक्वल टू b बाई एक्स। ये फार्मूला है। x को हम यहां कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन, निकाल रहे हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन, लेकिन उसको लिख कहां रहे हैं? फोर्थ के जगह पर। और केवल थर्ड प्रोपोर्शन ही निकाला जा सकता है। अगर किसी ने कहा कि a और b के बीच में सेकेंड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल दो, नॉट डिफाइंड। a और b के बीच में फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल दो, नॉट डिफाइंड। फोर्थ के निकाल लो, नॉट डिफाइंड। केवल थर्ड के निकाल सकते हैं, और वह इस फार्मूले से। क्लियर है स्टेटमेंट? अब जरा देख लेते हैं एग्जांपल। मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 8 या 4 and 16। आ जाएगा? 4 और 16 के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालो। कैसे होगा ये? अब ये a और b है, क्या लिखोगे? 4 बाई 16 इक्वल टू 16 बाई एक्स। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 64। यही आया। अब चेक करके देखो, अगर हम इस प्रोपोर्शन में वैल्यूज पुट करें 4 बाई 16 इक्वल टू 16 बाई 64, दोनों 1 बाई 4 नहीं है? प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ? हो गया। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यही तो है, दोनों रेशियोज पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो दोनों रेशियोज अभी भी इक्वल है, तो प्रोपोर्शन तो बन गया, और इससे थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमने निकाल ली। समझ पाया? लेकिन अगर मैंने ये कहा होता फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 16, तब आंसर क्या होता? नॉट डिफाइंड। फोर्थ प्रोपोर्शन नॉट डिफाइंड, फर्स्ट प्रोपोर्शन नॉट डिफाइंड, केवल थर्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? लिख लो इसे। आज तुम लोगों की क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ दूं? क्लास तुम लोगों की थोड़ी जल्दी छोड़ दूं? और सर टेस्ट करवा रहा है। थैंक यू सर। चलो देखते हैं कब तक पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है तेज। सर टेस्ट करवा दो। हैं? क्या बोले थे? कितने टाइप्स? आपने टाइप बताए थे इतने टाइप के ऊपर। किस टॉपिक में? 3 3 हो गए। 3 हो गए। प्रपोर्शन पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं 3 में से पूछे जाएंगे। थोड़ा और बढ़ाएं वैल्यूम। कोई बात नहीं सर, आप टेस्ट
इससे अधिक क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं प्रोपोर्शन में, लेकिन जिस तरह से रेशियो के प्रॉपर्टीज बताए गए थे उसी तरह से कि प्रोपोर्शन के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज लिखे 1 by 1 लिखे। फर्स्ट, रेस्ट कर लेना चाहिए ना, हाँ जरूरी है। चले, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे, इफ द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ A is to B equals to C is to D, अगर किसी रेशियो को प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा जाए A is to B equals to C is to D, देन ध्यान से सुनना, कुछ नहीं लिखना है, पहले सुन लो तब लिखना, रुक जाओ अभी। अगर प्रोपोर्शन में रेशियो के दो पार्ट्स दे दिया जाए, दोनों के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर लें और कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो उससे हम कहते हैं, और A is to C इक्वल्स टू B is to D, दोनों के एंटीसीडेंट एक साथ, दोनों के कॉन्सिक्वेंट एक साथ, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं इसे? अल्टरनेंडो। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के स्टेटमेंट, इस पर बेस्ट प्रैक्टिकल्स तो नहीं बनते, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्या रहा, अब इसे लिख लो, A is to B equals to C is to D, दोनों के एंटीसीडेंट एक साथ और दोनों के कॉन्सिक्वेंट एक साथ, तो क्या कहा जाएगा उसे? अल्टरनेंडो। A is to B equals to C is to D, प्रोपोर्शन में अगर रेशियो के पार्ट चाहिए, इसमें अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को चेंज करके लिख दिया जाए, उल्टा करके, तो B is to A equals to D is to C, B is to C equals to C is D is to C, इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहेंगे इसे? इन्वर्टेंडो। थर्ड, ये लिख लिया, इन्वर्टेंडो, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रोपोर्शन का रेशियो A is to B equals to C is to D है, इसमें अगर हमने लिख दिया A plus B is to B equals to C plus D is to D, ध्यान देना, A plus B is to B, C plus D is to D, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो। ठीक। नेक्स्ट, A is to B equals to C is to D, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाए, A minus B is to B, C minus D, इसे कहते हैं डिविडेंडो। इसे कहा जाता है डिविडेंडो। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन में रेशियो का पार्ट यही है, A is to B equals to C is to D, अगर ये लास्ट के दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो होगा क्या, ये भी और ये भी एक दूसरे से कैंसिल, और ये डी और ये डी भी एक दूसरे से कैंसिल, तो बचेगा क्या, A plus B is to A minus B equals to C plus D is to C minus D, इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि दोनों को एक साथ आपने मिलाकर लिखा है।
ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, दूसरे चैप्टर्स में भी इसका यूज किया जाता है और कंपोनेंडो डिविडेंडो के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन शॉर्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट, A is to B इक्वल टू C is to D। ये प्रोपोर्शन में दिया गया रेशियो के दो पार्ट्स। अगर इन दोनों को एंटीसीडेंट दोनों ऐड करके लिख दिया जाए और कॉन्सिक्वेंट दोनों ऐड करके लिख दिया जाए, A प्लस C इक्वल टू B प्लस T। देखें, दोनों एंटीसीडेंट्स ऐड कर दिया और दोनों कॉन्सिक्वेंट्स ऐड कर दिया। हाँ जी, A is to B, दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ऐड कर दिया। इसे कहते हैं एडेंडो। इसे कहते हैं एडेंडो। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन में रेशियो का पार्ट यही है। अगर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाए, B माइनस टी, इसे कहते हैं सब्ट्रहेंडो। सब्ट्रहेंडो, ठीक है। ये नाम लर्न होने चाहिए। सब्ट्रहेंडो, जो भी कहो यही है फार्मूला। अब देखना पड़ेगा। तुमने तो नहीं दिया, तुमने तो नहीं दिया था। लिख लिया। असाइनमेंट कोई भेजे? देखो, मोबाइल है, कभी तो यूज करो। मिल गया। रेशियो प्रोपोर्शनल लॉगरिथमिक इंडाइसेस का एक असाइनमेंट भेजा है। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज देखें। फर्स्ट एक्सरसाइज है रेशियो प्रोपोर्शन के, और अराउंड उसमें 51 या 52 क्वेश्चंस हैं। चेक करो कितने हैं। 51 क्वेश्चंस है। ये पूरा रेशियो प्रोपोर्शन है। इसी से प्रैक्टिस कर लें, सफिशिएंट है। कहीं से भी कर सकते हैं, फ्री है। हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, लेकिन ट्राई करने से पहले रजिस्टर के सारे स्टेटमेंट आप रिवाइज करके तब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आप ट्राई कर लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं इंडाइसेस। देखें,
मोबाइल अब बंद कर दें, अब इसकी जरूरत नहीं है, घर पर आप 51 क्वेश्चंस देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, जो नहीं आएगा वह पूछ लेंगे। इंडाइसेस, कॉन्सेंट्रेट करना, लिखना कुछ नहीं है, अगले 5 मिनट तक कुछ लिखना नहीं है, जब मैं कहूंगा तभी लिखना है। अगर मैं कहीं किसी एग्जाम्पल में पूछूं, इसका आंसर क्या है, इसे दिखाना बगल। मोबाइल घर पर यूज करना, क्वेश्चन तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई नहीं छीन लेगा। इसका आंसर क्या होगा, 4A। इसमें 40 ही हैं, तो किसने ले लिए 10 क्वेश्चन? कोई बात नहीं, यहां देखो, अभी एक दूसरा वेरिएबल, इसका आंसर क्या होगा, b⁻⁶। ध्यान से देखना, अगर इसके एक्सप्लेनेशन को यहां से हटा दिया जाए, एक्सप्लेनेशन को हटा दिया जाए और केवल आंसर 4 टाइम्स लिखा हो, 4A, 4A की मीनिंग ए का एडिशन 4 टर्म्स तक हुआ है, और इसकी मीनिंग क्या है, बी का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स हुआ है। अपने दूसरे स्टेटमेंट पे मैंने ये लिखा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लिखा जाएगा, 5 है। और मान लो मैंने एक दूसरे एग्जांपल में इसका आंसर क्या होगा, b⁻⁴। ध्यान से देखना, केवल इन दोनों एक्सप्लेनेशन को देखो, इन दोनों एक्सप्लेनेशन में हमने केवल ए यूज किया है। पहले में यहां तक लिखा था, दूसरे में यहां तक लिखा था, हमने केवल ए तो बढ़ाया है ना। इन दोनों एक्सप्लेनेशन में यहां तक तो दोनों सेम है, केवल ये मैंने बढ़ा दिया। मैंने बढ़ाया किसे, ए को बढ़ाया, तो ए बढ़ना चाहिए था ना। जरा सोचो, हमने किसको बढ़ाया है, हमने न्यूमेरिक वैल्यू तो बढ़ाया नहीं है, तो बढ़ना ए को चाहिए था ना। जहां ए छोटा हो रहा था वहां ए बड़ा हो जाता। लॉजिक तो यही कहता है, हमने इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज तो यूज किया नहीं है। चलो बी का अप्रोच देख लेते हैं। बी यहां जो एक्सप्लेनेशन है एज इट इज वही एक्सप्लेनेशन यहां भी है, केवल क्या हुआ, ये भी बढ़ गया। तो इसकी मीनिंग यह है, यह जहां लिखा जाना चाहिए अब यहां लिखा जाता है। कहां लॉजिकली गलत है, न्यूमेरिक वैल्यूज तो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, इनसे पूछो तो सही है कि नहीं। हाँ जी, इसमें कहां गलती है बताओ। अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे, मान लो तुम लोगों का आईक्यू लेवल बहुत तेज है, किसी स्टूडेंट ने लोअर क्लास का है, उससे एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसने कहा कि सर ये इसमें और इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज तो कहीं है नहीं, ए यहां 4 यहां यूज हो रहा था, ए केवल यह बढ़ गया, तो ए की साइज यहां छोटी होनी थी, ए की साइज आप बढ़ा देते। न्यूमेरिक वैल्यूज क्यों यूज कर रहे हैं, लॉजिकली गलत नहीं है, लॉजिकली सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहां हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं और यहां 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का आंसर ये लिख दिया जाता है। सिमिलरली इन दोनों एक्सप्लेनेशन में ये लिख लिया जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग यह है, ऐसे किसी भी एक्सप्लेनेशन में जो चेंज नहीं होते उसे बेस वैल्यू कहते हैं। जो चेंज नहीं होते उसे क्या कहा जाता है, बेस के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या बेस के पावर में जो चेंज होते रहते हैं उसी को इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। क्या मैंने कहा, बेस के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 4 या 5 या 6 और 7, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या पावर में जो चेंज होते रहते हैं उसी को कहते हैं इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंट्स फॉर्म कहा जाता है। तो ये सभी क्या है,
इंडेक्स फॉर्म कहे जाते हैं। और हम इस पूरे चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या पावर में वैल्यूज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाए। हम पूरे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी बेस के जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के वैल्यूज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 4a + 5 है, इसमें किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 9a लिख देंगे। 5a - 4a, 5a - 4a डायरेक्ट लिख देंगे। मीनिंग है जब वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं एक्सपोनेंट्स तो इसके लिए किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी की जरूरत कब पड़ती है? जब बेस के पावर में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसकी मीनिंग यह है हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि बेस के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो नहीं, लेकिन पावर में वैल्यूज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाए। इन्हीं प्रॉपर्टीज को इंडेक्स, इंडाइसेस कहा जाता है, जो आपका पूरा चैप्टर है। हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज बड़े सिंपल से हैं जो आप पहले से जानते हैं, और वह सभी जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वन बाय वन देखते हैं। लिखें साथ साथ, एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा विद एग्जांपल्स। अच्छा, एक बात यहां और क्लियर कर लो, तब उसके बाद आगे का बताया जाए। इंडेक्स फॉर्म जब भी यूज किया जाता है, कि मैंने स्टैट्स में भी आपको बताया था, तो बेस हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम। बेस में हमेशा क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं, तभी इंडाइसेस के प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं। ये ध्यान रखना। लिखो साथ साथ, एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा।
लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? अभी कुछ नहीं लिख पाए? अभी अभी लिखना शुरू किया है क्या? सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करना। पहले लिख लेता हूं। जल्दी से आगे बढ़ो, आगे। खुद से नहीं आएगी मेरे को। लिख लिया? सर मेरे को बहुत अच्छे। ये वाली मेरी आइडिया सर है, फिर हाँ डैडी वाली ठीक है। हाँ, मुझे भेज भी देना। सर मैं तो नहीं, ये तो ब्लर आ गई और आपकी ठीक है। ये लिखो। ग्रुप पे भेज दो। नहीं, सर बता दीजिए। फटाफट इसका पिक ले लो जिसे भी लेना है। हाँ प्लीज। लिख लिया? नोट डाउन कर लिया? चल, एक एक एग्जांपल देख लें कि कैसे एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज की जाती है। अच्छा ध्यान रखना, इंडाइसेस के सारे क्वेश्चंस केवल प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हो जाएंगे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक्स रेज्ड पावर m इंटू एक्स रेज्ड पावर n। अगर बेस सेम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो सारे पावर्स ऐड कर दिए जाते हैं। कंडीशन क्या है? बेस सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 रेज्ड पावर 2 इंटू 5 रेज्ड पावर -3 या -2 और 3, तो 5 रेज्ड पावर क्या लिखोगे? 5 रेज्ड पावर -2 + 3, पावर्स ऐड कर लोगे 5 रेज्ड पावर 1 बचेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन। मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए 8 रेज्ड पावर 3 या 8 रेज्ड पावर 4 की वैल्यू बताओ। हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 8 को क्या लिखेंगे? 2 रेज्ड पावर 3 और होल रेज्ड पावर 4, तो 2 रेज्ड पावर क्या लिख दिया जाएगा? 12। थर्ड, x इंटू वाई रेज्ड पावर m। अगर कहीं किसी एग्जाम्पल में 6 रेज्ड पावर m हो, 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3, ये ठीक है। अब दोनों टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर m इंटू 3 रेज्ड पावर m, ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, x बाई वाई रेज्ड पावर m, मान लो लिख दिया गया 3 रेज्ड पावर m लिखा हुआ है और 3 को हमने लिख दिया 6 बाई 2 रेज्ड पावर m। प्रॉपर्टी देखते ना अच्छे से, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 रेज्ड पावर m डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर m, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट, क्यूब रूट x। अगर क्यूब रूट हो या कोई भी रूट हो, वह उस वेरिएबल की पावर में रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया जाएगा। जैसे अगर मैंने यहां किया क्यूब रूट 6, तो लिख दिया जाएगा 6 रेज्ड पावर 1/3। ये मैंने कहा फिफ्थ रूट ऑफ 2, तो लिख दिया जाएगा 2 रेज्ड पावर 1/5। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, LHS से RHS या RHS से LHS में जाने पर पावर का रेसिप्रोकल होता है। x रेज्ड पावर 3 इक्वल्स टू y, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा? y रेज्ड पावर 1/3। याद करो, ज्योमेट्रिक मीन में हमने यही अप्रोच लगाया था। g रेज्ड पावर 3 लिखते थे तो उधर जाता था 1/3 होता था। यही प्रॉपर्टी हमने यूज किया था।
LH, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन होती है LHS से RHS। अच्छा एक बात और इसमें हमने ऐड कर दूं, ये भी इसमें ऐड कर लेना। अगर 1/x⁻m है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाता है तो x⁻⁻m हो जाएगा, ये ऐड कर लेना इस प्रॉपर्टी में। या अगर किसी एग्जांपल में x⁻n है, नीचे आएगा तो भी ये माइनस साइन के साथ लिख दिया जाएगा। मीनिंग ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने पर पावर का निगेटिव साइन यूज किया जाता है। पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता, पावर केवल निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, लेकिन LHS से RHS जाने पर पावर का रेसिप्रोकल होता है। इसी के बगल में यह लिख लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट, समझ में आ गया? ये सारे प्रॉपर्टीज आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए, तभी सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट होंगे। और एक बात, पूरे मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे देखो, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ने इसी में मैं बता दे रहा हूं। x⁻³ = 4⁻³ अगर LHS RHS की इंफॉर्मेशन हो और पावर्स इक्वल हो तो बेस को इक्वेट कर लो, और अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स को इक्वेट कर दो। ये देखो x⁻7 = x⁻y, यहां बेस सेम था, पावर से इक्वेट कर दिया। और उसके ऊपर वाले एग्जांपल में पावर से इक्वल थे, बेस इक्वेट कर दिया x⁻4। तो ये ध्यान रखना, LHS RHS में बेस सेम पावर से इक्वेट, पावर से इक्वल बेस इक्वेट। नेक्स्ट, एनी क्वांटिटी रेज्ड पावर 0 = 1, x⁻0, 1⁻0, 5⁻0, ये सभी किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। एंड 1 एनी क्वांटिटी = 1, 1 पर कोई भी पावर लगा दिया जाए ये भी 1 के इक्वल हो जाता है। 1⁻x, 1⁻10, 1⁻∞, ये सभी किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल हो जाते हैं। समथिंग बाई 0 इंफिनिटी होता है और 0 बाई समथिंग 0 होता है। समथिंग बाई 0 इंफिनिटी बन जाएगा और 0 बाई समथिंग 0 बन जाएगा। मीनिंगलेस फॉर्म होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली केवल 2 मीनिंगलेस फॉर्म यूज करने होंगे, एक 0 बाई 0 और दूसरा इंफिनिटी, और कोई तीसरा मीनिंगलेस फॉर्म हमें यूज नहीं करना होगा। समझ में आ गया? तो अब अगर इन सभी प्रॉपर्टीज को हम समराइज करें तो सारे यूज करने वाले हम इस चैप्टर में, लेकिन अलग अलग भी यूज किए जाते हैं। जैसे लास्ट के इतने, जितने मैं एरो लगा रहा हूं, ये इतने यूज किया जाता है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में। ये दोनों यूज किए जाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, इसमें टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों हमने यूज किया था ज्योमेट्रिक मीन में, स्टैटिस्टिक्स में, और ये सारे मिलकर यूज किए जाते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें से कुछ कुछ पार्ट्स निकालकर हम दूसरे चैप्टर में भी यूज करते आ रहे हैं, और ये सारे एक साथ यहां यूज किए जाएंगे। कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑपरेट करते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं फार्मूला, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। चलो देखते हैं, लिख लिया सभी ने? क्लियर है अच्छे से? इसमें से कुछ एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आप पहले से पढ़े होंगे, पहले से जानते भी होंगे, लेकिन सारे नहीं जानते हैं जनरली, तो सभी यही है, इसी को हमें यूज करना है। तो जरा देखें, आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें काम आ जाएगा। सही है। इंडाइसेस का असाइनमेंट ओपन करें, इंडाइसेस का। इंडाइसेस का असाइनमेंट पेज नंबर कौन सा है? 1.29। मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बता रहा हूं,
हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी कंसंट्रेट करें। क्वेश्चन नंबर 3, 16 इंटू 8 रेस्ट पावर n प्लस 2 इक्वल टू 2 रेस्ट पावर m। फाइंड m। ये पूछा गया, देखिए ध्यान से। 16 इंटू 8 रेस्ट पावर n प्लस 2 LHS RHS की इंफॉर्मेशन है। अब LHS RHS की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये तो श्योर है। तो क्या हमने किया, 16 को लिख दिया 2 रेस्ट पावर 4, 8 को लिख दिया 2 रेस्ट पावर 3 और होल रेस्ट पावर n बाई 2। ट्रिक लर्न रखो, ध्यान से सुनो। जब भी LHS RHS की इंफॉर्मेशन दी जाए तो सबसे पहले यह चेक करो कि क्या दोनों साइड का बेस इक्वल किया जा सकता है। अगर इक्वल किया जा सकता है तो ये लास्ट प्रॉपर्टी ही हम अप्लाई करेंगे। देखो ये चेक करो एक बार, क्या LHS RHS का बेस इक्वल किया जा सकता है। अगर है तो हम इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ये इसी ट्रिक है क्वेश्चन देखकर समझने का। लेकिन अगर LHS RHS का बेस अलग अलग है तो ये श्योर हो जाओ कि ये प्रॉपर्टी कहीं लगने वाली नहीं है, फिर कोई दूसरा अप्रोच लगाएंगे। चलें, तो इसमें अब हमने क्या किया, 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा यार, 3n प्लस 6। बेस सेम पावर से ऐड 2 बेस पर कितना हुआ, 3n प्लस 10। LHS और RHS बेस सेम पावर से इक्वेट, तो m इक्वल टू कितना होगा, 3m प्लस 10। यही आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, लिख लें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइव प्लस क्यूब रूट x इक्वल टू 3। ध्यान से देखना। अब इसमें भी जरा चेक करके देखो, क्या LHS RHS की इंफॉर्मेशन इक्वेट किए जा सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में LHS RHS का बेस सेम है? नहीं है। तो क्या इसमें यूज किया जा सकता है? नहीं यूज किया जा सकता है। अभी मैंने कहा कि अगर नहीं यूज किया जा सकता तो हम कोई दूसरा अप्रोच लगाएंगे। अब जरा देखो, हमने यहां क्या किया, 5 प्लस x रेस्ट पावर 1/3 लिख दिया। जो क्यूब रूट x था वो 5 रेस्ट पावर 1/3 हो गया और होल रेस्ट पावर 1/2 इक्वल टू 3। जरा चेक करो, ठीक है। क्यूब रूट 1/3 हुआ, स्क्वायर रूट 1/2 हुआ। हम ये जानते हैं LHS से RHS जब पावर जाता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 5 प्लस x रेस्ट पावर 1/3, ये 1/2 RHS में चला गया तो 3 स्क्वायर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? इसके पहले का क्वेश्चन आ गया, ये कुछ नहीं आया। ये ठीक है, ये तो क्वेश्चन ये है। क्या इस क्वेश्चन में हम ये पहले वाले क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? अच्छा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेस सेम नहीं है। यहां देखो 2 बेस था और ये सब 2 के मल्टीपल फॉर्म में बन रहे थे। यहां क्या है, RHS में 3 है और यहां 5 है। तो मीनिंग हम बेस इक्वेट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो कैसे सॉल्व किया जाए? सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये स्क्वायर रूट है, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, क्यूब रूट x को क्या लिखा जाता है, और होल पर पावर क्या लिख देंगे, 1/2, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, चलेगा ये। LHS से RHS जब पावर जाता है तो क्या होता है,
अभी देखें बताया गया, ये रहा, यहां एक्स रेस्ट पावर 3 था, उधर गया क्या हो गया 1/3, 1/3 था तो 1/4 था तो उधर गया 4, तो ये 1/2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो गया, और 3 स्क्वायर क्या बनता है 9, तो एक्स रेस्ट पावर 1/3 क्या हुआ 9 - 5, क्या बच गया 4 हो गया। अब एक बार फिर एक्स रेस्ट पावर 1/3 है, 1/3 4 के इक्वल है, तो उधर जाएगा क्या होगा 3 हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा, और 4 क्यूब क्या बनता है आंसर है, समझ में आया। तो एलएचएस आरएचएस का बेस सेम है, तब तो ऊपर वाली क्वेश्चन की प्रॉपर्टी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी लगा देना, लिख लो, लगाने सारे क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी ही है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस पे प्रॉपर्टी ही लगाने हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया मैंने, एक बजे तक, ठीक है। टेस्ट है तो फिर टेस्ट है फिर मेरे को स्कूल जाना है, टेस्ट स्कूल लेकर क्या, रिजल्ट चाहिए। अच्छा आज ही है, कब से, मेरा 3 बजे स्कूल पहुंचना है, तो 1 बजे आप टेस्ट होगा तो 2 बजे फ्री होंगी, 3 बजे फिर वापस। ठीक है 3 बजे पहुंच जाना, सेम स्कूल है, तुम्हारा भी आज ही है, मेरा तो वहाँ पे है, मानेसर की साइड है, गाँव मानेसर साइड है मेरे तो। तू कितना दूर है, नजदीक ही तो है, दूर है, अच्छा वो मेरे घर से दूर ज्यादा पड़ता है, वैसे यहाँ से नहीं पड़ता, बस, यहाँ से तो है ही, घर नहीं जाना पड़ता। चलें क्वेश्चन नंबर 11 एक बार ट्राई करो तो, क्वेश्चन नंबर 11 सभी ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेज फॉर एक्स, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालो, यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि ऊपर के दोनों प्रॉपर्टीज यहां लगने वाले नहीं है, एलएचएस आरएचएस वाले भी नहीं, और जो दूसरा है वह भी नहीं, तो अब हमने किया क्या 2 रेस्ट फॉर एक्स माइनस, हम इसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट फॉर एक्स इंटू 2 रेस्ट फॉर -1, चलेगा, बेस सेम पावर साइड हो जाएंगे, और इसमें से 2 रेस्ट फॉर एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां तक ठीक है, 2 रेस्ट फॉर एक्स 1 माइनस, हम इसे लिख सकते हैं 1/2, यहां तक ठीक है, 1 - 1/2 क्या होता है 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 रेस्ट फॉर एक्स इक्वल टू 8 हो गया, और 8 को क्या लिखते हैं 2 क्यों, एलएचएस आरएचएस बेस सेम है, पावर से इक्वेट हो गए, एक्स इक्वल टू कितना रहा सर इसे हम स्टार्टिंग में ही 3, 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
x की पावर कैसे 2 स्क्वायर जैसे आपने कल क्वेश्चन कराया था ना बेस सेम हो जाएगा तो फिर यूज करो, कम नहीं होगा। यहां बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है, ऐसे कैसे कर दिया लपेट के? नहीं कर सकते। हाँ, इसको करने का एक तरीका और है, लेकिन वो नहीं है जो बता रहे हो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल गलत है। x इक्वल टू कितना आया 3। अगर x 3 है और हमसे क्या पूछा गया x रेस्ट फॉर x, तो x रेस्ट फॉर x कितना हुआ 27 आंसर है कोई ऑप्शन 27 नहीं है तो क्या नहीं था? ठीक है, लिख लें इसे, क्या हुआ लिख लिया सभी ने? आ गया सभी का? सेवनटीन ट्राई करें सभी, देखें किसका आ रहा है आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, 9 रेस्ट फॉर n इंटू 3 रेस्ट फॉर 5 27 रेस्ट फॉर 3। यह क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ n की वैल्यू क्या है। कैलकुलेशन से भी अलग अलग करें, आ गया? बेस सेम कर देगा क्या सबको 3 के मल्टीपल फॉर्म में एक्सपैंड करो, ये ट्रिक है। जितने वैल्यूज हैं सबको 3 के मल्टीपल फॉर्म में एक्सपैंड करो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ। सर ब्रैकेट के अंदर जो पावर है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो दोनों ऐड होके कितना आएगा सर जैसे 27 3 की पावर 3 बन जाएगा और ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ये दोनों पावर ऐड होगी 3 3 है फिर मल्टीप्लाई ऐड ऐड हो होगा जाएंगे। 9
9 रेस्ट पर 9 को लिख सकते हो 3 रेस्ट पर 2, ठीक है, इनटू 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडाइसेस के जितने क्वेश्चंस हैं वह सारे प्राइम नंबर्स के बेस पर सॉल्व होंगे। तो प्राइम नंबर्स की मीनिंग क्या है? बेस में हमें क्या बनाना होगा? प्राइम नंबर्स बनाने होंगे। तो प्राइम नंबर्स के बेस पर ही जब सॉल्व होगा, 3 ऑलरेडी प्राइम में है, या लिख लेते हैं, इनटू 27 प्राइम में है क्या? नहीं है, तो 27 को क्या लिख देंगे? 3 क्यूब रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर 1। 81 को क्या लिखेंगे? और होल पर पावर। यहां तक ठीक है? आरएचएस की वैल्यू का भी थोड़ी देर बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सभी के? अब अगले स्टेप 3 रेस्ट पावर 2n इंटू 3 रेस्ट पावर 5, पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन 3 रेस्ट पावर 9 इंटू, यह देखो अब 3 रेस्ट पावर 1 था, इसको न्यूमरेटर में ले गए, -1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 रेस्ट पावर 16, न्यूमरेटर में ले जाओगे क्या होगा? इक्वल टू 27 को लिख दो 3 रेस्ट पावर 3। यही ट्रिक था। अब कुछ नहीं करना, बेस सेम पावर सारे ऐड कर दो। 3 बेस पर क्या होंगे? 2n, यह देखो 5 + 9 कितना बनता है? +5 + 9 -1, यहां तक ठीक है? ये पावर्स कितना हो गया? 3 रेस्ट पावर माइनस 2n - 3। एलएचएस आरएचएस बेस से मैं पावर सिक्वेट कर दो, 2n - 3, तो 2n = 6। है कोई ऑप्शन? नहीं है? ओके। मैंने आपको केवल ये बताया कि इंडाइसेस के प्रॉपर्टीज यूज करते कैसे हैं, ठीक है? लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? और भी 1-2 क्वेश्चन कराए जाए? हाँ जी, करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके देखो कितना आ रहा आंसर। 18 हाँ जी, ये 17 था। 18 सॉल्व करके देखो तो। सॉल्व कर लो। अरे सॉल्व करना, इसे लिखना नहीं है। देख कर तो नहीं बताया? सॉल्व आंसर पीछे देखो। आ गया? कितना आया? ये तो रजिस्टर भी बंद है। आ गया?
आगे 18th का कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आंसर 1/9 नहीं आया। बेस सेम पावर सेट कर दो और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। तो आज के लिए इतना ही रहने दो और मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लॉगरिथम स्टार्ट किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम बताया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट में ही आपका टेस्ट मिल जाएगा। अभी टेस्ट है ना, 10 मिनट में टेस्ट मिल जाएगा। कुछ पूछना है किसी को?